बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 में हम एनिमल टिश्यू की स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में एनिमल टिश्यू उन टिश्यूज को कहते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। 4 टाइप्स होती हैं इसकी। एक कहलाती है एपिथेलियल, दूसरी कहलाती है कनेक्टिव, तीसरी मस्कुलर और चौथी नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब हमने दूसरी टाइप को स्टडी करना है, कनेक्टिव टिश्यू। इसका भी मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट क्लास में बताया था। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं जी? ऐसे टिश्यूज होते हैं जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में बाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये नाम से ही जाहिर हो रहा है जी, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? ऐसे टिश्यूज है आपकी बॉडी के अंदर जिनका काम होता है कि आपकी बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करना, बाइंड करना, जोड़ना। और इस जोड़ने के नाम पे फिर ये करते क्या है जी? ये आपकी बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी का एक पार्ट है जी, उसको वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करना है। अब वो खुद तो जाके किडनी को जाके नहीं देगा ना। आपकी बॉडी का जो पार्ट है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बन गया, अब वो ये तो नहीं करेगा कि वो बॉडी का पार्ट टहलता टहलता आपकी किडनी तक जाएगा और किडनी को जा करके वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल के देगा। नहीं, यहाँ आता है काम कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? आपके उस बॉडी के पार्ट को एक्सक्रीटरी सिस्टम से कनेक्ट कर देगा, जोड़ देगा। दो पार्ट्स को जोड़ दिया उसने, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को और एक आपके बॉडी के पार्ट्स को। अब इसके बाइंड करने से क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू ने आपके ये जो बॉडी का पार्ट है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको जो जोड़ दिया, इनके दरमियान जो कनेक्शन कायम कर दिया, उससे क्या होगा? आपके बॉडी के पार्ट को सपोर्ट मिलेगा और आपका बॉडी का जो पार्ट है वो आसानी के साथ अब अपना जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उस दूसरे हिस्से यानी अपना यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचा देगा। तो क्या हुआ? कनेक्टिव टिश्यू की मदद से आपके बॉडी का पार्ट दूसरे बॉडी के पार्ट से कनेक्ट हो गया और इसकी वजह से आपके बॉडी के पार्ट को सपोर्ट मिल रहा है। सिमिलरली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होता है फूड प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये मौजूद होते हैं। अब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वाले जो मटेरियल्स हैं ये बॉडी के तमाम पार्ट्स को देने। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ये थोड़ी करता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम टहलते टहलते आपके तमाम बॉडी के पार्ट्स को जाके ये देगा, नहीं। यहाँ पे फिर वही कनेक्टिव टिश्यू काम आएगा। आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कनेक्टिव टिश्यू क्या कर देगा? तमाम टिश्यू से जोड़ देगा। कायम कर दिया जी कनेक्शन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का बॉडी के पार्ट्स के साथ। अब इस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड प्रोडक्ट है वो आपके बॉडी के पार्ट्स तक जा रहे हैं। हुआ क्या? सपोर्ट हो रही है, बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट मिल रही है। तो these tissues which provide support to different body parts and bind them together are called connective tissues, are called connective tissues। वो टिश्यूज जो आपकी बॉडी के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्शन। मैं आ गया पता चलो। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ऐसे टिश्यूज जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को बाइंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर उनको सपोर्ट पैदा करते हैं। अब इस टिश्यू का पहले जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, एक जनरल से स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, इसके कौन कौन से हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जिस तरह हमारे पास होता है ना, सालन होता है, आलू गोश्त का सालन। एक आलू गोश्त का सालन होता है, बड़ा कॉमन होता है, हर घर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा बनाया जाता है घरों के अंदर। सालन होता है जी, उसपे पहले तो सबसे ज्यादा लिक्विड पार्ट होता है जिसको आप सालन कहते हो। गीला गीला सा लिक्विड की तरह का होता है और उसमें आपको फिर दो चार बोटियां, दो चार आलू नजर आ रहे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बनावट, उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही है। एक आपके पास सेमी फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स होता है, जेल टाइप का। फ्लूइड और सेमी फ्लूइड मतलब आधा फ्लूइड टाइप का, बहुत गाढ़ा सा होता है, उसको आप कहते हो मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स में आपको दो चीजें मिलती है। एक आपको फाइबर्स मिलते हैं, लंबे लंबे से प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं जो आपके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में सपोर्ट दे रहे होते हैं। और आपको उसके अलावा सेल्स मिलते हैं। सेल्स आपके डिपेंड करते हैं कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, उस हिसाब से सेल्स डिफरेंट किस्म के होते हैं। बोन्स का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें अलग सेल्स होते हैं, ब्लड में अलग सेल्स होते हैं, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये तीनों चीजें कॉमन होती है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू में। एक होगा मैट्रिक्स विच इज अ सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर, और उस मैट्रिक्स में आपको फाइबर्स मिलेंगे प्रोटीन के लंबे लंबे, और आपको उसमें सेल्स मिलेंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अब आपकी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं उनमें एक बड़ा कॉमन कनेक्टिव टिश्यूज के अगर आपको नाम बताऊं मैं, तो ये चार आपके सामने आ रहे हैं। बोन्स, हड्डियां, कार्टिलेजिस, आपने देखा होगा हड्डियों के किनारों पे एक नरम नरम सी हड्डी होती है। हड्डियों के आपसे आपने चिकन खाई होगी तो चिकन की हड्डियों के आपने एंड में देखा होगा तो आपको बिल्कुल नरम सी हड्डी नजर आ रही होती है।
हमारी बॉडी की भी हड्डियों के किनारों पे मौजूद होती है। और आपकी जो नाक आगे का, आप नाक को पकड़ के हिलाएं थोड़ा सा, तो आपकी नाक हिल रही है, तो आपकी नाक में जो नरम सी हड्डी पाई जा रही है उसको भी आप कार्टिलेज कहते हो। आपका कान जो है, देखो कान को दबा के, इसमें भी हड्डी है लेकिन नरम सी हड्डी मौजूद है कान में, पिन्ना जो होता है। अब आपके कान में हड्डी है लेकिन नरम हड्डी है, तो इस नरम हड्डी को आप कहते हो कार्टिलेज। हमारी बॉडी के हड्डियों के किनारे को, तो कुछ हमारी बॉडी में जैसे कि नाक हो गया, कान हो गया, ये स्ट्रक्चर कार्टिलेज से बने होते, तो ये हड्डियां होती हैं लेकिन जरा नरम हड्डियां होती हैं, इनको आप कार्टिलेजिस कहते हो। ये भी आपके सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यू होते हैं जी, ऐसे टिश्यूज जो कि फैट स्टोर करते हैं, हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के बाहर मौजूद होते हैं एडिपोज टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और ब्लड जो आपकी पूरी बॉडी में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये चारों जो टिश्यूज है ये कनेक्टिव टिश्यूज है। इनका काम क्या होगा, आपकी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करना और आपके बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट करना। और इनका स्ट्रक्चर भी आप देख लेगा, यही होगा जी, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसमें सेल्स और फाइबर्स होंगे। तो अब थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले बोन्स की बात करते हैं। तो बोन्स आपकी क्या है जी, हड्डियां होती हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी का जो ढांचा है, स्केलेटन जिसको आप कहते हो, ये आपकी बोन्स और कार्टिलेजिस से बना होता है, जिनमें ज्यादातर आपकी बोन्स होती है। हमारी सर से लेके पैर तक का ये पूरा जो ढांचा है, 90% आप कह लो इसमें बोन्स है। और फिर कुछ इसमें कार्टिलेजिस भी मौजूद होती हैं, जैसे हड्डियों के हर बोन के एंड में आपको छोटी छोटी सी कार्टिलेजिस मिलेंगी। तो ये बोन्स क्या है, हमारी बॉडी का स्केलेटन बनाई हुई है, और इसकी मदद से आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। आपकी हेड, आपका सर, आपके हाथ पैर सारों से कनेक्ट हुए हैं। आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं बाय बोन्स, और ये आपकी बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट भी दे रहा है। तो इस वजह से हमने इसको बोन्स को कनेक्टिव टिश्यू कहा हुआ है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब बोन्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, किसी भी हड्डी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, तो उसमें तो सबसे पहले एक बाहर लेयर मौजूद होती है, ये मेम्ब्रेन कहलाती है, पेरिस्टियम कहते हैं इसको हम, ये वाली मेम्ब्रेन। हड्डी के बाहर की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसमें दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। उसके बाद आप मेम्ब्रेन के बाद जब अंदर आएंगे तो शुरू में आपको एक लेयर मिलेगी मेम्ब्रेन, इसकी बोन में आपको एक लेयर मिलेगी जो काफी सख्त होती है, हार्ड होती है, थोड़ी सख्त होती है, उसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, ये नाम लिखा हुआ इसका। ठीक है, ये आपको जो बाहर वाली इसकी लेयर मिलेगी ये कॉम्पैक्ट बोन कहलाएगी। फिर कॉम्पैक्ट बोन के बाद आप देखोगे तो हड्डी के अंदर एक जरा कदरे नरम सी, ऐसा लगेगा सुराख सुराख सी, आपको एक और लेयर नजर आएगी, उसको आप कहते हो स्पॉन्जी बोन। तो किसी भी हड्डी में अगर आप हड्डी को देखोगे, ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हड्डी में बाहर तो होती है एक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाद आपको जो काफी थोड़ी सी मोटा हिस्सा नजर आएगा, तो थोड़ी सी सख्त हड्डी होती है, उसको आप कॉम्पैक्ट बोन कहते हो। उसके बाद आपको नजर आएगी थोड़ी सी दाने दाने वाली सुराख हुए स्पॉन्जी बोन कहलाएगी। और फिर स्पॉन्जी बोन के बीच में एक समझ लो नाली होती है, केनाल टाइप की होती है, उसको हम कहते हैं मेडुलरी, मेडुलरी केनाल, ये बीच में हड्डी होती है, खाली होती है। और इस खाली पोर्शन, इस मेडुलरी केनाल के अंदर हमारा बोन मैरो मौजूद होता है, और बोन मैरो हमारा खून बनाता है। ठीक है, तो ये आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर हो गया। आउटर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाद आपको जो है कॉम्पैक्ट बोन मिलती है जो कि सख्त है। उसके बाद आपको मिलेगी स्पॉन्जी बोन जो कि थोड़ी सी नरम होती है, सुराख होते हैं उसके अंदर, और फिर आपको बीच में सुराख नजर आता है, केनाल होती है बिल्कुल, उस केनाल को आप कहते हो मेडुलरी केनाल, और उस मेडुलरी केनाल के अंदर आपका बोन मैरो मौजूद होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर, ये तो बोन का स्ट्रक्चर हो गया, अगर हम वैसे देखें तो इसमें मैट्रिक्स होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं, मैट्रिक्स भी होगा इसमें, वही कनेक्टिव टिश्यू को जो बताया था आपको, मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में आपको फाइबर्स मिलेंगे, और उस फाइबर्स, मैट्रिक्स में फाइबर्स के अलावा जो सेल्स होते हैं उनको आप कहते हो ऑस्टियोब्लाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट सॉरी, और ऑस्टियोसाइट्स, दो किस्म के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। उसके अलावा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के अलावा, फाइबर्स के अलावा, आपको इसके जो मैट्रिक्स होता है उनमें आपको कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स भी मिले हुए होते हैं, यानी एक नई चीज होती है मैट्रिक्स के अंदर। ऑस्टियोब्लास्ट मौजूद होंगे, ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होंगे, ये दोनों सेल्स हो गए। फाइबर्स मौजूद होंगे, ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। इन दोनों चीजों के अलावा मैट्रिक्स में क्रिस्टल्स मिलेंगे आपको कैल्शियम फॉस्फेट के, और इस क्रिस्टल्स की वजह से आपका ये जो बोन का मैट्रिक्स होगा पूरा, और ये फिर बोन, ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपका बनेगा बोन का, ये हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बोन जो है वो सख्त नजर आ रही होती है। इसका काम क्या है, चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये आपकी बॉडी में कनेक्शन पैदा करती है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी में सख्ती लाती है, और फिर आपकी बॉडी के पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती है। आपका दिमाग, आपका लंग्स, आपके जो हार्ट है, ये सब आपकी इस बोन से बने हुए स्ट्रक्चर्स में पैक हुए हैं।
और उसकी पैकिंग की वजह क्या है, ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये आपका पहला कनेक्टिव टिश्यू हो गया बोन। उसके बाद आगे आते हैं कार्टिलेजिस की तरफ। कार्टिलेजिस मैंने आपको बताया कि हमारी हड्डियों का जो एंड होता है, किनारा होता है, उनमें एक जरा नरम सी इलास्टिक टाइप की, यानी इलास्टिक मतलब होगा कि आप उसको दबा दे छोड़ दे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, रबड़ बैंड की तरह। तो नरम सी इलास्टिक सी हड्डी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेजिस। और आपकी ना सिर्फ हड्डियों के किनारे पे मौजूद होती है बल्कि आपके कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कान हो गया, नाक हो गया, वो कार्टिलेजिस से बने हुए होते हैं, प्योर कार्टिलेजिस। हमारा जो कान है ना, बाहर निकलता हुआ कान, ये प्योर कार्टिलेजिस से बना हुआ है, देख लो, फ्लेक्सिबल है। आप इसको मोड़ दो, छोड़ोगे, वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, फ्लेक्सिबल है रबर बैंड की तरह। तो इनको हम कार्टिलेजिस कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ये सारा इसके पीछे जो है, ये सारा जो आपको पीछे नजर आ रहा है, ये इसका मैट्रिक्स हो गया जी, लिक्विड सेमी फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स हो गया। इसमें आपको फाइबर्स भी मिलेंगे और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये कॉन्ड्रियोसाइट्स मौजूद है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिस होते हैं। कार्टिलेजिस के अंदर और बोन्स के अंदर क्या फर्क है कि बोन्स सख्त होती है, कार्टिलेजिस सख्त नहीं होते। बोन्स की सख्ती की वजह मैंने आपको बताई कि बोन्स के अंदर मैट्रिक्स होगा, जो मैट्रिक्स होगा ना, उसमें आपको ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स नाम के जो सेल्स हैं, उनके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाता है। जबकि कार्टिलेजिस में आप देख लें, कैल्शियम और फॉस्फेट के क्रिस्टल्स मौजूद नहीं है जी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। और उनके सेल्स को आप कहते हो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स, जबकि इनके सेल्स को आप कहते हो कॉन्ड्रियोसाइट। सेल्स में फर्क आ रहा है। तो ये कार्टिलेजिस हो गया। कार्टिलेजिस क्या है, नरम फ्लेक्सिबल आपके बोन्स के जो पार्ट होते हैं उनको आप कार्टिलेजिस कहते हो। इन्होंने भी आपकी बॉडी के अंदर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और इनके जो सेल्स हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स कहलाते हैं। उसके बाद थर्ड टिश्यू की, अगर हम थर्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो है ब्लड। ब्लड आप सब जानते हैं जी, रेड कलर का होता है जी, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये फ्लो कर रहा होता है। एक काम का ऑर्गन है इसकी, इसने आपकी बॉडी में कनेक्शन दिया हुआ है, आपके बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, और ये आपकी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो वही कनेक्टिव टिश्यू वाला स्ट्रक्चर है कि इसमें भी मैट्रिक्स होगा और फाइबर्स होंगे और सेल्स होंगे। तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो रेड कलर का होता है, जिसको आप प्लाज्मा कहते हो, सॉरी रेड नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, और उसको आप प्लाज्मा कहते हो, ठीक है। इसमें आपको ब्लड के अंदर जितना भी वो लिक्विड पार्ट नजर आ रहा होता है ना, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा के अंदर आपको फाइबर्स के साथ साथ सेल्स मिलते हैं। इसमें सेल्स 3 किस्म के होते हैं, एक कहलाते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक कहलाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और एक कहलाते हैं प्लेटिलेट्स। इस डायग्राम में ये आपके पास ये एक ब्लड वेसल है, इसमें से देखें ये ब्लड आ रहा है। अब इस ब्लड में आपको ये देखें, ये सारा लिक्विड पार्ट जो नजर आ रहा है, ये इसका प्लाज्मा हो गया, विच इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हो गया इसका प्लाज्मा के नाम से। और 3 किस्म के सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। रेड वाले जो सेल्स हैं इनको आप रेड ब्लड सेल्स कहते हो। ये हमारी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि फिर खून के अंदर गैसेस जो है वो ऐड हो जाए, और फिर जब ये ब्लड लंग्स में जाएगा तो वहां ये गैसेस को निकाल देते हैं, लंग्स को गैस मिल जाती है और लंग्स जो है वो गैसेस को एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद जो दूसरे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं वो कदरे जरा बड़े साइज के हैं। ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहे हैं बड़े साइज के होते हैं, ये इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। ये बैक्टीरिया जरासीम जो होते हैं उनको खा जाते हैं, उनसे हमारे बॉडी को बचाते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं। ये हमारी कुव्वत मुदाफियत का हिस्सा है, इम्यूनिटी सिस्टम का हिस्सा होता है। जबकि तीसरे जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं वो ये छोटे छोटे से नजर आ रहे होंगे आपको, इनको आप कहते हो प्लेटिलेट्स, और ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। खून अगर बह रहा होता है तो ये प्लेटिलेट्स जो है वहां पे खून को जमा देते हैं, क्लॉट कर देते हैं ब्लड को, ताकि खून का जो फ्लो है वो रुक जाए। तो ये 3 किस्म के इसमें सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट्स। क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो ये आपकी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, आपके बॉडी के पार्ट्स को ना सिर्फ कनेक्ट करता है, उसके बाद आपकी बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपकी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, गैसेस आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आपकी एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो ब्लड के जरिए जा रही होती है। इसके अलावा आपने देखा व्हाइट ब्लड सेल्स आपके बैक्टीरिया के खिलाफ आपको हिफाजत करता है, तो ये आपकी प्रोटेक्शन हो गई, और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी ये हेल्प करता है। तो ये तीसरा टाइप हो गया आपके पास कनेक्टिव टिश्यू का। फिर द फोर्थ वन इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है ये जिन इनमें जो सेल्स होते हैं उनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये एडिपोज टिश्यू आपको स्किन के नीचे मिलेंगे, या आपके जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया,
उनके बाहर मौजूद होते हैं एडिपोज टिश्यू। और इनके जो सेल्स होते हैं इनको आप एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये इनका एक सेल एडिपोसाइट की एक डायग्राम आपके सामने। नॉर्मल सेल होता है, बस इसके अंदर एक रिजर्वियर होता है फैट रिजर्वियर के नाम से। एक नॉर्मल सेल है, न्यूक्लियस भी है, गोल्गी बॉडीज भी है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी है, बस एक इजाफी चीज है इनके पास फैट रिजर्वियर, जो कि एक वैक्यूल की तरह होता है और ये अपने अंदर लिपिड्स को स्टोर कर लेता है। फैट्स जितनी भी होती है खून के अंदर उनको ये स्टोर कर लेता है ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में। ये लिपिड्स की एक शक्ल होती है, ठीक है। जैसे लिपिड्स की बहुत सारी शक्ल होती है, चिकनाई की बहुत सारी शक्ल होती है, फैट्स होती है, लिपिड्स होती है, स्टीरॉइड्स होती हैं। उनमें से एक टाइप होती है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये आपका जो फैट रिजर्वियर होती है एडिपोसाइट के अंदर, ये क्या करता है, आपके आपके खून में से फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर ये फैट रिजर्वियर में आके ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में ये स्टोर हो जाता है। तो इस तरह ये आपके जो एडिपोज टिश्यू है ये बहुत सारे एडिपोसाइट से मिलकर बना हुआ होता है और सारे एडिपोसाइट जो है वो अपने अंदर लिपिड को स्टोर कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक आपके पास जो है स्किन के नीचे या आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं इनके बाहर एक फैट की लेयर बन जाती है। एडिपोज टिश्यू की सूरत में एक फैट की लेयर बन जाती है। अब इससे सपोर्ट मिल रहा है आपकी बॉडी के पार्ट्स को। कैसे सपोर्ट मिल रहा है, आपकी बॉडी जो है वो उसको अगर एनर्जी की कमी होगी, एनर्जी की किल्लत हो जाएगी, तो ये जो एडिपोसाइट में फैट स्टोर हुई है ना, ये फैट यूज होगी फिर एनर्जी के लिए। तो यूं जो है ये एनर्जी एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेता है जो कि बाद में आपको जो है यूज कर सकता है आपका ऑर्गन। दूसरा है ये आपके बॉडी के पार्ट्स को इंसुलेशन और आपके ऑर्गन्स को शॉक से बचाता है, झटकों से। आपके ये जो हार्ट है मिसाल के तौर पे, अब हार्ट के इर्द गिर्द ये पैक हो गया, आपका हार्ट जो है वो इस एडिपोज टिश्यू से पैक हो गया। अब जब झटके लगेंगे तो आप जैसे चलोगे फिरोगे गिरोगे तो आपको ये जो शॉक होते हैं झटके होते हैं, आपका इस हार्ट इससे महफूज हो गया। अक्सर आप देखते हो ना एक शीशे का गुलदान है, अगर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो तो आप क्या करते हो, उसको एक डब्बे में पैक कर देते हो। डब्बे में पैक करके आप उसको लेके जाते हो, क्यों? ताकि आप जब लेकर जा रहे होगे तो आपकी बाइक गाड़ी जब हिलेगी तो जो शॉक होंगे जो झटके होंगे आपका वो चीज उससे हिफाजत रहेगी। यही काम किया एडिपोज टिश्यू ने आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी हो गया, ये हो गया आपका, अल्लाह बरकत करे, दिल हो गया, इनके इर्द गिर्द एक लेयर बना दी और इनको पैक कर दिया ताकि शॉक से महफूज हो। उसके अलावा इंसुलेशन करता है जी ये। इंसुलेशन क्या होती है, फैट जो होती है इसमें से हीट क्रॉस नहीं हो सकती, हीट इसमें से आर पार नहीं जा सकती। आपकी स्किन के नीचे एक एडिपोज टिश्यू की लेयर बन गई जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो है ना हीट इंसुलेट हो गई। आपकी बाहर गर्मी होती है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं आ रही होती, जिधर अंदर से गर्मी जो है वो बाहर नहीं जा रही होती। तो ये कुछ सपोर्ट वाले काम हो गए ना, सपोर्ट करने लग गया इसने, इस एडिपोज टिश्यू ने आपके बॉडी के पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम इट अ कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसी वजह से कहते हैं। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, दो टाइप के टिश्यूज हो गए जी। अब आते हैं हम तीसरी तरफ, तीसरे टाइप का जो टिश्यू कहलाता है वो मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं जी, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो मसल सेल्स या फिर मसल फाइबर से बने हुए होते हैं, एक ही नाम है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं या मसल सेल्स कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज, ये खास किस्म के सेल्स होते हैं। मैंने इनको खास क्यों कहा है, मैंने इनको स्पेशलाइज क्यों कहा है, क्योंकि ये रबड़ बैंड की तरह होते हैं। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ना या मसल सेल्स, ये स्पेशलाइज सेल्स है, खास किस्म के सेल्स है, ये रबड़ बैंड की तरह होते हैं। रबड़ बैंड में आपने देखा होगा एक खासियत होती है इलास्टिसिटी के नाम से। रबड़ बैंड की खासियत क्या होती है कि रबड़ बैंड पर अगर आप फोर्स अप्लाई करो ना, रबड़ बैंड अपना शेप चेंज कर देगा। आपने रबड़ बैंड को खींचा, फोर्स लगाई, अब रबड़ बैंड का शेप चेंज हो गया, वो थोड़ा सा बढ़ गया साइज में। लेकिन जैसे आप फोर्स हटा दोगे क्या होगा, वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आपने फोर्स लगाई, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपने उसको दबा दिया, छोड़ा, वो रिलैक्स हो गया, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ गया। तो ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। यानी आप मसल फाइबर्स को दबाओ, ये दब जाएंगे, जब आप छोड़ोगे वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे। तो ये स्पेशलाइज है, ये और किसी आपके कनेक्टिव टिश्यू में ये सलाहियत नहीं थी। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। आपके पास खाली मसल फाइबर्स हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की सलाहियत होती है, तो इसलिए मैंने इनको स्पेशलाइज सेल्स कहा है। वाहिद सेल है आपकी बॉडी के अंदर जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की सलाहियत होती है। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो रबर बैंड की तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकते हैं। आप उनको दबा दो, वो दब जाएंगे, आप छोड़ दोगे, फोर्स हटा दो,
वापस अपने नॉर्मल उस पे ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे। तो उन सेल्स को आप कहते हो मसल फाइबर्स, और उनसे बनने वाले टिश्यू को आप कहते हो मस्कुलर टिश्यू। यानी अगर बहुत सारे मसल फाइबर्स अगर एक ग्रुप बना लेंगे तो वो कहलाएगा मस्कुलर टिश्यू। अब ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनका काम हमारी बॉडी में, पहले इनके काम की बात कर लेते हैं, फिर इसकी टाइप देख लेंगे। इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट। आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है, चाहे वो आपके अंदर ऑर्गन्स की मूवमेंट हो, जैसे कि आपका दिल धड़कता है, तो जब आपका दिल धड़कता है तो वो मूव कर रहा है, सुकड़ गया फिर वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर सुकड़ गया फिर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। आपके लंग्स मूव करते हैं, जब इसमें ऑक्सीजन जाती है तो ये फूल जाते हैं, जब इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तो ये वापस सुकड़ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने हाथ पैर को मूव करते हो, जैसे अगर इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक इंसान जो है अपने हाथ पैर को मूव करता है, तो जब आप हाथ पैर मूव करते हो तो आपके हाथों में होते हैं मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे होते हैं। कभी आप अपने हाथ को मूव करो, बाइसेप जो होता है ना, इस पे हाथ रख के ऑब्जर्व करो। जब आप अपने हाथ को मूव करोगे तो आपके बाइसेप में जो मसल्स होंगे ना, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हुए महसूस होंगे। जब आप हाथ को दबाओगे ना, कंधे की तरफ लेकर आओगे, शोल्डर की तरफ लेकर आओगे, तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और फिर जब आप वापस अपने हाथ को खोलोगे तो आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं 3-4 एग्जांपल्स आपको दिए, लंग्स की, किडनीज की, हार्ट की, और आपके जो हाथों की एग्जांपल दिए, सबों में आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। आपके लंग्स में भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आपके लंग्स सुकड़ रहे हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर सुकड़ते हैं फिर रिलैक्स हो जाते हैं। हार्ट की डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। आपका हार्ट पहले सुकड़ जाता है, फिर वापस रिलैक्स हो जाता है, फिर सुकड़ जाता है, फिर रिलैक्स हो जाता है। जब आप हाथ की मूवमेंट करते हो तब भी आपके हाथों में जो मसल्स होते हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा होता है। और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मैंने आपको बताया, एक ही किस्म के सेल्स हैं, एक ही किस्म के टिश्यू हैं, मस्कुलर टिश्यूज, उनमें होती है ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की सिलाइयां। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाले जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, इनकी वजह से आपकी बॉडी में तमाम किस्म की मूवमेंट हो रही है। जितने भी बॉडी पार्ट्स आपके मूव हो रहे हैं, सबकी मूवमेंट के पीछे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला फिनोमिना इन्वॉल्व है। और आपकी बॉडी के अंदर वाहिद टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वाला मस्कुलर टिश्यू है। तो सीधी सी बात, मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में मूवमेंट पैदा करता है। तो ये मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो कि मसल फाइबर्स नाम के सेल्स से बने हुए होते हैं। और मसल फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की एबिलिटी होती है। तो ये मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की सलाहियत होती है। आपका मस्कुलर टिश्यू दब जाएगा वापस नॉर्मल हो जाएगा, दब जाएगा वापस नॉर्मल हो जाएगा। और इस मस्कुलर टिश्यू की मदद से आपकी बॉडी में तमाम किस्म की मूवमेंट इन टिश्यूज की वजह से होती है। तो दे हेल्प इन मूवमेंट। ये आपकी हड्डियों के अंदर, आपके बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा करती है। 3 टाइप्स होती हैं मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में, 3 किस्म का पाया जाता है। एक कहलाता है स्केलेटल, एक कहलाता है स्मूथ, और एक कहलाता है कार्डियक। तीनों में क्या फर्क है जी? ये आपके सामने स्केलेटल मसल्स की डायग्राम नजर आ रही है। स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स को कहते हैं जो हमारी हड्डियों से या कार्टिलेज से जुड़े हुए होते हैं। हमारी जितनी भी स्केलेटन है ना, सर से लेके पैर तक जितनी भी हड्डियां हैं, इनके साथ जो अटैच हुआ हुआ है मसल, इनके साथ जो गोश्त का टुकड़ा अटैच हुआ हुआ है, उसको आप कहते हो स्केलेटल मसल्स। स्केलेटन से वर्ड निकला हुआ ये स्केलेटन। तो स्केलेटल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज, ऐसे मस्कुलर टिश्यूज जिनका, जो आपके बोन से अटैच हुई होती है, जो आपकी हड्डियों से अटैच हुई होती है, जो आपके कार्टिलेज से अटैच हुई होती है। तो आपके हाथों में, आपके पैर में, आपके सर के ऊपर जितने भी आपके हाथ पैर के ये सीना, रेब्स, और ये आपके उंगलियां, इन जितनी हड्डियों में जितना भी कोश है, ये सब है स्केलेटन मसल्स। एक तो ये फर्क हो गया। दूसरा, ये लंबे लंबे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं और अनब्रांच होते हैं। इनका शेप आपके सामने डायग्राम में रखी हुई है, जो बोलते जा रहा हूँ डायग्राम से कंपेयर कर लीजिएगा। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लंबे लंबे गोल गोल से सिलेंडर की तरह के, और अनब्रांच होते हैं। यानी एक सेल ही होगा, उसमें से कोई 2 ब्रांचेस नहीं निकल रही होंगी पेड़ की तरह। जैसे पेड़ में होता है ना, एक स्टेम होता है, उसमें से ब्रांचेस निकल रही होती है, ऐसा मामला नहीं होगा। दे आर सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। तीसरी और एक बड़ी जबरदस्त खूबी है इनमें, वो ये कि इनमें स्ट्रिप्स होती है। आप देख रहे हैं ना डायग्राम में, आपको देखें इनके अंदर एक धारियां सी नजर आ रही है आपको। ये देखें, पॉइंटर लेकर आया मैं, ये देखें, ये स्ट्रिप आ रही है, देखें ये स्ट्रिप आ रही है, ये स्ट्रिप्स आ रही है। एक मोटी स्ट्रिप है, फिर एक पतली सी स्ट्रिप है, फिर एक मोटी सी स्ट्रिप्स नजर आ रही है आपको। इन सेल्स के अंदर धारियां सी नजर आ रही है।
इनको हम कहते हैं सेट्रिएशन। और इन स्केलेटल मसल्स के अंदर सेट्रिएशन पाई जाती है, इनमें स्ट्रिप्स होती हैं, धारियां होती है। इस वजह से स्केलेटल मसल्स को हम सेट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, यानी कि सेट्रिएशन वाली मसल्स, धारियों वाली मसल्स। तो 3 खूबियां बता दी मैंने आपको इनकी। पहली, स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? जो आपकी हड्डियों से अटैच हुई भी होती है। दूसरा, ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है और अनब्रांच होती है। और तीसरा, इनमें धारियां होती है, स्ट्रिप्स होती है, यानी इनमें सेट्रिएशन पाई जाती है। इसकी वजह से आप इनको सेट्रिएटेड मसल्स भी कहते हो। चौथी खूबी, इनका एक्शन, इनसे पैदा होने वाली मूवमेंट वॉलेंट्री होती है। मसल मस्कुलर टिश्यू है ना, मूवमेंट पैदा करेगा, लेकिन जो इनसे मूवमेंट पैदा होगी ना, जो एक्शन पैदा होगा, वो वॉलेंट्री होता है। अब वॉलेंट्री किसे कहते हो? ये 2 टर्म्स होती हैं, वॉलेंट्री और एक इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कहते हैं ऐसे एक्शंस, ऐसी मूवमेंट को जो हमारे कंट्रोल में होती है, हमारे कंट्रोल में होती है। हम जब चाहें उस मूवमेंट को परफॉर्म कर लें, हम जब चाहें उस मूवमेंट को रोक दें, हमारे कंट्रोल में होंगे। मिसाल के तौर पे आपका हाथ का चलना, आपके पैर का चलना, आपकी जबान का चलना, दे ऑल आर वॉलेंट्री। आप जब चाहे अपने हाथ में मूवमेंट पैदा करें, जब चाहे अपनी उस मूवमेंट को रोक सकते हैं। आप चाहे अपने पैर की मूवमेंट पैदा करना चाह रहे हैं, पैरों में मूवमेंट, आप चाहे तो हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी आपके पैरों की मूवमेंट। आप रोकना चाह रहे होंगे, आप फौरन से रोक दोगे। अपनी जबान को जब चाहे चलाना शुरू कर दें, जब चाहे आप रोक दें, कुछ लोगों को छोड़ के। तो ऐसे एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, उनको हम कहते हैं वॉलेंट्री। और ये जो स्केलेटन मसल से मूवमेंट पैदा होती है ना, वो वॉलेंट्री होती है, यानी हमारे कंट्रोल में होती है। हम जब चाहें स्केलेटन मसल्स में मूवमेंट पैदा करें, जब चाहे मूवमेंट को रोक दें। तो ये पहली टाइप हो गई स्केलेटन मसल्स की। स्केलेटन मसल, मस्कुलर टिश्यू की पहली टाइप स्केलेटन मसल्स। थोड़ा रिपीट करूं फिर आगे बढ़ते हैं। स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं? ऐसे मस्कुलर टिश्यूज जो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, हमारी हड्डियों पे पाए जाते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, अनब्रांच होते हैं, इनमें धारियां मौजूद होती हैं, इसलिए इसको आप सेट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। और इनसे पैदा होने वाली मूवमेंट आपके कंट्रोल में होती है, यानी ये वॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं। अब आते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप को आप कहते हो, अब ये इसकी एग्जाम्पल है, आपके हाथ पैर के मसल्स जो है वो आपके स्केलेटल मसल्स है, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरी टाइप पे, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, अब ये बिल्कुल उसके डिफरेंस होगा, अपोजिट होगा, जो आपने अभी पढ़ा है ना स्केलेटन, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। स्केलेटल मसल्स कहाँ पाए जा रहे थे? आपकी हड्डियों में। ये आपकी हड्डियों में नहीं होते, ये आपके ऑर्गन्स में होते हैं। आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, जिनमें मूवमेंट शो हो रही होती है, जैसे कि आपका एसोफेगस हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, किडनीज हो गई, हार्ट छोड़ दिएगा, हार्ट को रहने दीजिएगा, हार्ट नहीं, लंग्स हो गए आपके, स्टमक हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गए, आपके ब्लड वेसल्स हो गए, ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं जिनमें हड्डियां नहीं होती हैं, उनमें जो मसल्स होते हैं ना, उनको आप कहते हैं स्मूथ मसल्स। तो वो मसल्स जो आपकी हड्डियों से जुड़े हैं, उनको आप स्केलेटन का है। और वो मसल्स जिनका ताल्लुक हड्डियों से नहीं है, जो आपके ऑर्गन्स में पाए जा रहे हैं, उनको आप कहते हो स्मूथ मसल्स। ये आपके स्मूथ मसल्स की डायग्राम आ रही है जी, ऑर्गन्स के अंदर, स्टमक वगैरह के अंदर पाए जाने वाले स्मूथ मसल्स। ठीक है, जो आपको करेक्टर्स बताऊंगा उससे कंपेयर कर लेगा। फिर ये भी अच्छा, अब वो जो थे आपके स्केलेटन मसल्स, उनका शेप कैसा था? सिलेंड्रिकल शेप का, और अनब्रांच थे, ये भी अनब्रांच होते हैं, लेकिन इनका स्पाइंडल शेप होता है, मछली की तरह का शेप। ठीक है, स्पाइंडल शेप, यानी बीच में से मोटे होंगे, किनारे से ये नोकीले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, जरा ये इस वाले सेल को देख ले आप, ये तो खैर अभी कंप्लीट नहीं है, इसका किनारा कटा हुआ है। इस वाले सेल को देखो, जहां पे मेरा पॉइंटर है, स्पाइंडल शेप हुआ ना, बीच में से मोटा देखें, किनारे से पतला, टेपर एंड। इस वाले सेल को देखो आप, किनारे से बिल्कुल आखिर में आके पतला हो गया। इस शेप को आप कहते हैं स्पाइंडल शेप। तो स्केलेटन कैसे थे? सिलेंड्रिकल शेप थे, ये स्पाइंडल शेप होते। बहरहाल दोनों होते अनब्रांचे, इसमें से भी कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती। उसके बाद आपने स्केलेटन में देखा था धारियां पाई जा रही थी, सेट्रेशन पाई जा रही थी। इनमें स्ट्रिप्स नहीं होती, इनमें सेट्रेशन नहीं होती, ना आपको डायग्राम में नजर आ रही है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको स्मूथ मसल्स कह रहे हो, तो क्योंकि इसमें कोई सेट्रेशन नहीं होती। और चौथा, इनका जो काम होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती। ये अपोजिट हो गया एक लिहाज से देखा जाए स्केलेटन का। स्केलेटन आपको हड्डियों में मिल रहा था, ये आपको बगैर हड्डियों वाले पार्ट्स में मिलता है, यानी ऑर्गन्स। स्केलेटन का शेप सिलेंडर था, इसका शेप स्पाइंडल है। स्केलेटन मसल्स में स्ट्रिप्स मौजूद थी, धारियां मौजूद थी, इसमें नहीं है। और स्केलेटन मसल्स वॉलेंट्री होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या हो गया? कि ये आपके कंट्रोल में नहीं होती इनकी मूवमेंट।
आपके कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा होता है, खुद ब खुद दिमाग स्टार्ट कर देता है, दिमाग इनको ऑफ कर देता है, इनकी मूवमेंट। आप चाहें आप चाहें कि जी आपके जो स्टमक है उसकी मूवमेंट रुक जाए या स्टार्ट हो जाए, नहीं कंट्रोल कर सकते हम स्टमक की मूवमेंट को, लंग्स की मूवमेंट को, या हमारे जो ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट पाई जा रही है, इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम कंट्रोल नहीं कर रहे। हमारा एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके थ्रू ये हो रहा होता है। तो ऐसे मसल्स को जिनकी जो एक्शंस होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, उनको हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। ये हो गई दूसरी टाइप। तीसरी टाइप जो होती है वो आती है आपकी कार्डियक मसल्स के नाम से। कार्डियक दिल को कहते हो आप, नाम से जाहिर हो गया ये कि ये आपके मसल्स खाली दिल में मिलते हैं। तो दिल के मसल्स जो होते हैं ना, वो आपकी पूरी बॉडी के तमाम मसल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, यानी स्केलेटल वाले भी नहीं होते ये, और ये स्मूथ भी नहीं होते, ये बिल्कुल सेपरेट होते हैं। इसलिए आपने इसको तीसरी टाइप बना दिया कार्डियक मसल्स, क्योंकि इनकी कुछ खूबियां स्मूथ वाली होंगी, कुछ जो है इनकी स्केलेटन वाली होंगी, दोनों के बीच का ये समझ लो आप। तो कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, ये आपको सिर्फ दिल के मसल्स होते हैं, ये सिर्फ आपको दिल के जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आपके दिल के अंदर जितने भी मूवमेंट हो रही होती है वो इन मसल्स की वजह से हो रही होती है, कार्डियक। ये स्केलेटन मसल्स की तरह सिलेंड्रिकल तो होती है, लेकिन ब्रांच होती है, ये आपस में कनेक्टेड हुई भी होती है, ब्रांचेस होती है इनके अंदर, ये देखें डायग्राम में नजर आ रहा है। तो दे आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। इनमें स्केलेटन मसल्स की तरह स्ट्रिप्स पाई जाती है, इनमें भी धारियां होती है, नजर आ रही होंगी आपको, देखें स्ट्रिप्स। तो स्केलेटन मसल से काफी क्लोज हो रहा है ना ये, क्योंकि इनमें स्ट्रिप्स भी मौजूद है और ये सिलेंड्रिकल शेप है। लेकिन फर्क क्या आ गया, स्केलेटन मसल्स आपको हड्डियों में मिलता है, ये आपको दिल में मिल रहा है। दूसरा फर्क क्या आ रहा है कि स्केलेटन मसल्स जो है वो अनब्रांच था, ये ब्रांच है। और तीसरा फर्क कि ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इनका। हार्ट की मूवमेंट हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, हार्ट की मूवमेंट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चल रही है, हम थोड़ी उसको बंद करना चाहें, दिल बंद हो जा, दिल खुल जा, ऐसा थोड़ी होता है। दिल ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका एक्शन, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है। तो ये हमारे पास हो गए मसल्स की टाइप। अब हम आगे आते हैं जी अगले टिश्यूज की तरफ, विच इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की तरफ आते हैं जी। नर्वस टिश्यू ये भी एक खास किस्म के सेल्स से बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से बनने वाला जो टिश्यू होता है उसको आप कहते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स स्पेशलाइज्ड क्यों कहा है, उसको देखने से पहले जरा इसका स्ट्रक्चर देख लें। आपके न्यूरॉन में 3 पार्ट होते हैं। ये एक न्यूरॉन है, यानी एक सेल की बात हो रही है, मैं नर्वस टिश्यू को नहीं, न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स फिर मिलेंगे ना, फिर नर्वस टिश्यू बनता है। तो नर्वस टिश्यू आपका स्पेशलाइज्ड सेल से बना हुआ होता है जिनको आप कहते हो न्यूरॉन्स। और एक न्यूरॉन का ये आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है। न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं जी, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। सेल बॉडी पहले देखें आप। सेल बॉडी एक बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह होता है, जिसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडीज होंगी, एक बिल्कुल नॉर्मल सेल होगा। अब इस नॉर्मल सेल से आप देख रहे हो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। इस सेल बॉडी से देखा आपको बहुत सारी ब्रांचेस नजर आ रही हैं। इनमें से कुछ ब्रांचेस तो रैंडम है, लेकिन एक ब्रांच ऐसी है जी जो बिल्कुल इरेक्ट, लंबी और सीधी सी जा रही है। तो ये जो इरेक्ट, लंबी, सीधी सी ब्रांच जा रही है इसको आप कहते हो एक्सॉन, और जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको आप कहते हो डेंड्राइट। तो ये 3 चीजें आपके पास होती है। फिर एक्सॉन के अंदर से भी फिर आप देखें, एक्सॉन के जो दूसरे एंड है उसमें से भी आपको कुछ ब्रांचेस नजर आ रही है। तो एक पेड़ की तरह का ये सेल हो गया जिसमें से बेतहाशा ब्रांचेस निकल रही है। बहुत सारी ब्रांचेस को आप डेंड्राइट्स कह रहे हो और एक लंबी सी ब्रांच को आप एक्सॉन कह रहे हो, ठीक है। तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। एक्सॉन से फिर ये नीचे जो ब्रांचेस हैं इनसे दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह ये जो डेंड्राइट्स हैं इनसे भी दूसरा न्यूरॉन। तो इन ब्रांचेस से ना, ये जो ब्रांचेस आ रही हैं इनसे ये दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स कनेक्ट हुए होते हैं। तो यूं एक दूसरे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और एक नर्वस टिश्यू बन जाएगा। बहुत सारे, कुछ यहाँ से जुड़ जाएंगे, कुछ न्यूरॉन्स यहाँ से जुड़ जाएंगे, कुछ यहाँ से जुड़ जाएंगे, कुछ यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो ये तो न्यूरॉन्स होते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। जो कि आपके नर्वस टिश्यू में सेल्स होते हैं ना, उनको आप न्यूरॉन्स कहते हो। सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स होती है। एंड नाउ व्हाई वी कॉल इट एन स्पेशलाइज्ड सेल, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट करंट, टू जनरेट करंट। इनके अंदर एक सलाहियत होती है कि ये एक हल्का सा करंट क्रिएट कर सकते हैं और वो करंट इनके सेल में से गुजर सकता है। ये तमाम सेल में ये सलाहियत नहीं होती। तो इनको स्पेशलाइज्ड सेल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सेल की सलाहियत होती है कि ये करंट बना सकते हैं और इनमें से करंट गुजर सकता है।
तो ये इनकी खास बात है, आपके बाकी किसी भी सेल के अंदर से करंट नहीं गुजर सकता सिवाय न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन में से करंट गुजर सकता है। अच्छा, वो करंट आपके नॉर्मल करंट की तरह नहीं होता, थोड़ा हैवी, वो हल्का सा करंट होता है, उसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो उसको हम नर्व इम्पल्स कहते थे क्योंकि वो बड़ा माइल्ड सा करंट होता है, हल्का सा करंट होता है। हमारे ये जो नॉर्मल करंट होते हैं ना, जिससे टीवी वगैरह चल रहा होता है, ऐसा करंट नहीं होता वो। क्लास रिज्वाइन करिए।